हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस संगीत केडिया फ्रॉम संगीत केडिया एकेडमी। आज मैं अमेंडमेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। Amendments for December 2021 exam, that is what I am going to discuss in this lecture. अच्छा, पहला सवाल ये कि सब अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम किन पेपर्स के लिए हम अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। देखिए, 3 पेपर्स के लिए हम एक साथ अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। वन इज सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, जिसको शॉर्ट में हम बोले SLCM। ये न्यू सिलेबस का पेपर है ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, EP एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट SLCM, न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का मॉड्यूल 2 का पेपर है। इस पेपर में क्या अमेंडमेंट्स है फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, एक ही हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, we'll discuss the amendments also in this lecture for corporate funding and listing in stock exchanges। इस पेपर को शॉर्ट में हम कॉर्पोरेट फंडिंग बोलते हैं, पूरा नाम ये कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। ये भी न्यू सिलेबस का पेपर है और प्रोफेशनल प्रोग्राम मॉड्यूल 3, प्रोफेशनल प्रोग्राम का पेपर है और मॉड्यूल 3 प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस, उसका मॉड्यूल 3, उसका ये पेपर है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। हम इस पेपर के भी अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। एंड तीसरा, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस, जो शॉर्ट में हम CMSL बोलेंगे, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस CMSL। ये आपका ओल्ड सिलेबस का पेपर है ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मॉड्यूल 2। तो इन तीनों पेपर्स की जो अमेंडमेंट्स हैं एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, दैट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास, ये हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पेपर, कौन से एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, कौन कौन से पेपर के लिए। सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट को हम शॉर्ट में SLCM बोलेंगे, न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का मॉड्यूल 2 का पेपर है। दूसरा, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसको शॉर्ट में हम कॉर्पोरेट फंडिंग बोलेंगे। एंड इसके ये भी न्यू सिलेबस का पेपर ऑफ द प्रोफेशनल प्रोग्राम मॉड्यूल 3, प्रोफेशनल प्रोग्राम में मॉड्यूल 3 का पेपर है। एंड तीसरा, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे CMSL, ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल 2 का पेपर है। तो इन तीनों पेपर्स के अमेंडमेंट सिमिलर हैं, दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस इन वन लेक्चर ओनली, एंड एक ही लेक्चर में। एंड मैं स्पेसिफिकली आपको ये तीनों पेपर के अमेंडमेंट्स दिसंबर 2021 के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, जो इस लेक्चर में हम किस पीरियड के अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस द अमेंडमेंट्स ऑफ द पीरियड 1 जनवरी 2021 टू 30 जून 2021। इस 6 महीने के पीरियड में 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021, इस पीरियड में, इन 6 महीने के पीरियड में जो भी चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, एंड विच इज रिलेटेड टू दीज 3 पेपर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, SLCM, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड CMSL, अभी मैंने बताया। एंड इन 6 महीने में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं 1 जनवरी 2021 से लेके फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टिल 30 जून 2021, इस पीरियड में जो भी चेंजेस आए हैं रिलेटिंग टू दीज पेपर्स, वो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास, एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। अच्छा, एक और चीज,
अगर कोई बच्चा 1 जनवरी 2021 से पहले के अमेंडमेंट्स उसने अपडेट नहीं कर रखी है अपने नोट्स के अंदर, अपने बुक के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर, इससे पहले कि अगर मैं एक जैसे 31 मतलब इसमें एक प्रजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि आप 31 दिसंबर 2020 तक अपडेटेड हैं, तो मैं उसके बाद के अमेंडमेंट बता रहा हूँ, 1 जनवरी 2021 से बता रहा हूँ। इसका तो प्रजम्पशन है कि आप 31 दिसंबर 2020 तक ऑलरेडी अपडेटेड हैं, आपके नोट्स, आपकी बुक, आपके लेक्चर्स ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, ये हम एक प्रजम्पशन लेके चल रहे हैं। अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड नहीं हैं और इसके पहले मतलब 31 दिसंबर 2020 तक के भी अमेंडमेंट्स आपके पास नहीं हैं, तो आप हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट संगीत केडिया एकेडमी .com यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इससे पहले के मतलब 31 दिसंबर 2020 मतलब इनफैक्ट पूरे 2020 पूरे साल के अमेंडमेंट्स आपके वहाँ मिल जाएंगे, आपको पेपर वाइज सब वहाँ उसके लेक्चर भी हैं, नोट्स भी हैं। ये फ्री फॉर ऑल है, इससे कोई चार्ज नहीं है, फ्री ओपन लेक्चर्स हैं, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है और लेक्चर के साथ ही उसमें नोट्स भी हैं। इसका तो अगर 31 दिसंबर 2020 तक आप अपडेटेड नहीं है तो वो अपडेशंस हमारे ऑलरेडी उसके अमेंडमेंट के वीडियो और उसके साथ में उसके नोट्स दोनों ही हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com पे प्लेस्ड हैं ऑलरेडी। अब वहाँ से आप इसका ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री फॉर ऑल है, कोई चार्जर नहीं है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसलिए आप पहले अगर इस डेट तक अपडेटेड है वेल एंड गुड, नहीं अपडेटेड है यहाँ से आप मदद ले सकते हैं। और मैं जो अमेंडमेंट्स अभी करा रहा हूँ आज की क्लास में 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 से 6 महीने के पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं रिलेटिंग टू दीज 3 पेपर्स, SSCM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का न्यू सिलेबस, कॉर्पोरेट फंडिंग अगेन न्यू सिलेबस ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम एंड CMSL ऑफ द ओल्ड सिलेबस प्रोग्राम पेपर मॉड्यूल 2। ठीक है, इन तीनों पेपर के अमेंडमेंट इस पीरियड में जो आए हैं एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो डिस्कस करें। अच्छा एक और बात, कई बच्चे बोलेंगे सर 30 जून 2021 के बाद, कई बच्चे सुन लेते हैं सर जुलाई में कोई चेंज आ गया, अगस्त में, सितंबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में। आपको पता है एज पर द ICSI गाइडलाइंस एग्जाम से 6 महीने पहले तक के जो चेंजेस हैं सिर्फ वो एप्लीकेबल होते हैं। इसका दिसंबर 2021 में जो भी चेंजेस 30 जून 2021 तक आ गए हैं सिर्फ वही एप्लीकेबल हैं। 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके दिसंबर 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसे उसकी टेंशन मत लेना। कई बच्चे होते हैं अक्टूबर के महीने, अक्टूबर 2021 में कुछ सुन लिया, कहीं अखबार में पढ़ लिया, किसी फ्रेंड से सुन लिया, किसी इधर सुन लिया, उधर से, सर आपने ये तो कराया नहीं, ये भी तो अमेंडमेंट। अरे भाई अक्टूबर 2021 में वो अमेंडमेंट अगर आई है तो आपके दिसंबर 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगी। आपके दिसंबर 2021 में जो भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी जो 30 जून 2021 तक आ गई, इससे बाद वाले जो अमेंडमेंट्स हैं आ रहे हैं लेकिन दिसंबर 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसलिए मैंने क्या बोला, इस 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 इस पीरियड के 6 महीने के अमेंडमेंट्स मैं आज के लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। इससे पहले कि अगर आपने नहीं कवर अपडेट कर रखा है तो मैंने बोला हमारी वेबसाइट रेफर कीजिए, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। और 30 जून 2021 के बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, वो आपके उस एग्जाम के रेलेवेंट नहीं है। आ रहे हैं अमेंडमेंट लेकिन वो आपको रेलेवेंट नहीं। 6 महीने क्राइटेरिया आप जानते हैं ICSI गाइडलाइंस के हिसाब से, तो आपको उसके हिसाब चलना है, आपने परेशान नहीं होना। कई लोग बहुत परेशान होते हैं सितंबर में कोई अमेंडमेंट आ गया, सर आपने तो कराया नहीं। अरे भाई दिसंबर एग्जाम में थोड़ी एप्लीकेबल होगा वो, ठीक है। आपको एक क्राइटेरिया भी तो ICSI का, आप सोच के देखिए आप एग्जाम कल देने जा रहे हैं और 2 दिन पहले कोई अमेंडमेंट आ गया तो पढ़ते रहोगे क्या? तो एक लाइन उन्होंने ड्रॉ कर रखी है इस आप एग्जाम से 6 महीने पहले तक। इस कोई भी दिसंबर में एग्जाम होता है 30 जून उस साल का, दिसंबर 21 में एग्जाम है, 30 जून 2021 तक जो भी चेंज आए। जून 2022 में जो पेपर होंगे, जून 2022 में जो पेपर होंगे उसमें 31 दिसंबर 2021 तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे, तो हम उस समय फिर पढ़ाएं। इसके बाद हम जब जून 2022 के अमेंडमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो हम करेंगे 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक, अगले 6 महीने के 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 वो जून 2022 के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इसका यही तरीका है। तो अभी फिलहाल हम दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए अमेंडमेंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कौन से 3 पेपर, SLCM न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कॉर्पोरेट फंडिंग न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, CMSL ओल्ड सिलेबस, ठीक है, एंड आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ये तीनों पेपर के इस पीरियड में जो भी अमेंडमेंट्स आए दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इज दैट क्लियर? अच्छा एक और बात, कोई लेक्चर कॉमन अमेंडमेंट का तीनों पेपर के लिए, मैं लेक्चर में सिर्फ टॉपिक का नाम बोलूंगा और क्या अमेंडमेंट्स हैं वो बता दूंगा। मैं चैप्टर नंबर, पेज नंबर ये सब नहीं बोलूंगा, क्योंकि सेम चीज
एक पेपर में अलग पेज नंबर पे दे रखी है, दूसरे पेपर में तो अलग पेज नंबर पे दे रखी है। एक पेपर में उसका चैप्टर नंबर अलग है, दूसरे पेपर में उसका चैप्टर नंबर अलग है, कंटेंट सेम है। तो मैं सिर्फ टॉपिक का नाम बोलूँ कि सब ये टॉपिक, उसके अंदर ये चेंज है, ठीक है। लेकिन आपको जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, ये लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो मैं नोट्स में सबके अलग अलग बनाए हैं। SLCM के अमेंडमेंट के नोट्स अलग है, दिसंबर 2021 के लिए, CMSL के अलग है, कॉर्पोरेट फंडिंग अलग है। उसमें एग्जैक्टली नोट्स के अंदर एकदम स्पेसिफिक है, उस पेपर का सब में हेडिंग आएगी, चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, पेज नंबर क्या है, उस पेज पे ये चेंज करना है, वो सारी चीज नोट्स जो आपको मिलेंगे वो स्पेसिफिकली उस पेपर से रिलेटेड ही मिलेंगे। लेकिन मैं लेक्चर के अंदर, कोई कॉमन लेक्चर है इसलिए लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ टॉपिक का नाम बोलूंगा, मैं चैप्टर नंबर या पेज नंबर नहीं बोलूंगा, और उस टॉपिक के अंदर क्या चेंज आए वो बताऊंगा, ठीक है। और अब बाकी आपको नोट्स, आपके तो आपके सामने नोट्स तो आपको वही रेफर करने जिसके आप अमेंडमेंट देखेंगे, उसमें एग्जैक्टली मैंने उस पेपर के हिसाब से मैंने सब पेज नंबर, चैप्टर नंबर सब डाल रखे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ स्टार्ट विद अमेंडमेंट्स। सबसे पहले अमेंडमेंट इन द टॉपिक SEBI ICDR regulations 2018, SEBI issue of capital and disclosure requirements regulation 2018। ये तीनों पेपर के अंदर SLCA में भी है, CMSL में भी है और कॉर्पोरेट फंडिंग में भी है। SEBI issue of capital and disclosure requirement regulation 2018, इसमें क्या, इसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट है, ओनली वन। जो इसमें आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग FPO, एंड उसमें एक आपको आता है FPO में नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन 112, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन 112 ऑफ दीज रेगुलेशंस। इसमें आता है कि साहब जो मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है, दो केसेस में अप्लाई नहीं होती। एक, अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है जो FPO ला रही है, अगर उसके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, अगर उसके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, एक तो ये केस हो गया। किस चीज में अप्लाई होगा? जिसके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। दूसरा B, अगर वो कंपनी कम से कम पिछले 3 साल से उसकी सिक्योरिटी लिस्टेड या फ्रिक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एंड कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट फॉर लास्ट 3 इयर्स, मतलब पिछले 3 साल से उसके कंपनी के शेयर जो है फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, एंड आपको 3 साल से वो डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूसली पे कर रही है। अगर ये दोनों कंडीशन किसी कंपनी के रिस्पेक्ट कंप्लाई हो तो उस कंपनी पे भी अगर वो FPO ला रही है, मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। तो जो ए था कि साहब जिसका कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके L&T, इनके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, अगर ये FPO लाती है तो इस पर मिनिमम प्रमोटर ही नहीं है कोई, आपका कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर है तो कैसे लगेगा? तो ए वाला पॉइंट एज इट इज है, नॉन एबिलिटी। जो बी पॉइंट है कि साहब कब नहीं लगता मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, बी क्या था कि जिसके 3 साल से कंपनी की शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड 3 साल से वो कंपनी डिविडेंड पे करे। जो बी वाला पॉइंट है वो पूरा चेंज हो गया है, ठीक है, वो ऑलरेडी हट गया, उसकी जगह नया बी पॉइंट आ गया है। इसका मतलब अब जो नया बी पॉइंट क्या है मैं बताने जा रहा हूं। अगर एक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी FPO ला रही है और इसके अंदर फॉल करे जो बी पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूं, तो उस केस में दैट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका तो जो सेकंड केस था कि मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट कब नहीं लगे FPO में, वो चेंज हो गया है, एंड वो अब नया क्या हो गया मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, आपको मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का रिक्वायरमेंट, अगर एक इश्यूअर के रेस्पेक्ट में कोई इश्यूअर है जो FPO ला रही है, 3 कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं, जैसे पहले 2 कंडीशन थी कि साहब लिस्टेड हैं, 3 साल से फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हैं एंड डिविडेंड, तो कंडीशन भी चेंज हो गई और कंडीशन 2 की जगह 3 हो गई हैं। कोई इश्यूअर जो FPO ला रहा है, अगर उसके रेस्पेक्ट में 3 कंडीशन कंप्लाई हो एक साथ, 1, द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूअर्स आर फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर at least 3 years immediately preceding the reference date। ये कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेम है जो पहले थी। इस कंपनी एक्स लिमिटेड इश्यूअर है, इसके जो इक्विटी शेयर्स हैं दे आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years। कौन से 3 years? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट। अब रेफरेंस डेट का मतलब क्या है? इस टॉपिक में सब जगह रेफरेंस डेट टर्म आ रहा है, तो रेफरेंस डेट का मीनिंग क्या है वो भी यहां पर डिफाइन मैंने कर दिया नोट्स के अंदर। रेफरेंस डेट का मतलब है
द डेट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, मतलब ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विद द सेबी। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक मेथड से पब्लिक इशू ला रहे हैं, एफयू ला रहे हैं, आप जानते हैं फास्ट ट्रैक मेथड से भी एफयू आ सकता है। अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से आप एफयू ला रहे हैं तो रेफरेंस डेट का मतलब जिस दिन हम सेबी को ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे दैट डेट इज द रेफरेंस डेट। उससे पिछले 3 साल से उसके इक्विटी शेयर शुड बी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन सम स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और अगर आप फास्ट ट्रैक मेथड से अगर आप एफयू ला रहे हैं तो वहां आप जानते हैं कि सेबी को ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल ही नहीं होता। इनफैक्ट वहां पे फिर रेफरेंस डेट का मतलब होगा डेट ऑफ फाइलिंग द फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, वही ऑफर डॉक्यूमेंट, वही प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, विद आरओसी। इसका द नॉर्मल रूट से अगर आप एफयू ला रहे हैं तो रेफरेंस डेट का मतलब क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी। अगर आप फास्ट ट्रैक मेथड से एफयू ला रहे हैं तो वहां पे रेफरेंस डेट का मतलब क्या है, द डेट ऑफ फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट, दैट इज फाइनल डॉक्यूमेंट, दैट इज प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, विद द रजिस्ट्रार कंपनी को। आप जानते हैं वहां पे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विद द सेबी फाइल ही नहीं होता, कंसेप्ट ही नहीं होता वो आपको, ठीक है, इन द केस ऑफ फास्ट ट्रैक मेथड। तो रेफरेंस डेट का मतलब क्या है, उस रेफरेंस डेट से कम पिछले 3 साल से कंपनी इक्विटी शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होनी चाहिए ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, that issuer has redress at least 95% of the complaints received from the investors। इन्वेस्टर्स जितनी भी कंप्लेंट्स आए उसमें कम से कम 95% कंप्लेंट्स को आपने रिड्रेस कर दिया, सॉल्व कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अच्छा, कब तक की? टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रेफरेंस डेट। इसका रेफरेंस डेट जिस मंथ में फॉल कर रही है उस मंथ से पहले जो क्वार्टर क्लोज हो रहा है उस क्वार्टर तक जितनी भी कंप्लेंट्स इन्वेस्टर से आई है उसमें कम से कम 95% कंप्लेंट आप लोग इश्यूअर ने सॉल्व कर दी है, रिड्रेस कर दी है, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। इट मीन जैसे मान लिया अगर रेफरेंस डेट अक्टूबर 2021 मंथ में फॉल करती है, चाहे 1 अक्टूबर को फॉल करे चाहे 31 अक्टूबर, उससे पहले वाला क्वार्टर कब क्लोज हो रहा है? जुलाई टू सितंबर 2021। अच्छा, नवंबर में भी अगर मान लिया रेफरेंस डेट फॉल करती है या दिसंबर में, तब भी आपको प्रीवियस क्वार्टर कौन सा होगा? कोई देखा जाए चाहे वो अक्टूबर का महीना हो रेफरेंस डेट का, चाहे नवंबर का महीना हो, चाहे दिसंबर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर दिसंबर में भी रेफरेंस डेट फॉल करती है या नवंबर में फॉल करती है तो उससे पहले क्वार्टर कौन सा क्लोज रहा है? जुलाई टू सितंबर। भाई आपको अगस्त टू अक्टूबर कोई क्वार्टर नहीं होता। अब क्वार्टर कैसे होते हैं? जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। इट मींस वेदर द रेफरेंस डेट इज फॉलिंग इन द मंथ अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, जो उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर जो होगा वो क्या होगा? जुलाई टू सितंबर। इट मींस आपको जो भी आपको रेफरेंस डेट का मंथ है, मतलब जिस मंथ में रेफरेंस डेट फॉल कर रही है, रेफरेंस डेट का मतलब वही लेना है। तो उसके पहले जो क्वार्टर क्लोज हुआ है उस क्वार्टर के एंड तक जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं इन्वेस्टर से, उसकी कम से कम 95% कंप्लेंट कंपनी ने जरूर एड्रेस कर दी है, सॉल्व कर दी इश्यूअर ने, तभी आपको आप प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के रिक्वायरमेंट से आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आप पे अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड, मतलब इन्वेस्टर फ्रेंडली होनी चाहिए, इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स का आप ध्यान रख रहे हैं। थर्ड कंडीशन, the issuer has been in compliance with the provisions of SEBI LODR regulation, SEBI Listing Obligation Disclosure Requirement Regulation 2015 for a minimum period of 3 years immediately preceding the reference date। सब में 3 साल का कंसेप्ट, सब में वही preceding the reference date, ठीक है, रेफरेंस डेट से लिंक कर रहे हैं। तो बोला जो रेफरेंस डेट है उससे कम से कम पिछले 3 साल से ईश्वर सेबी एलओडीआर के प्रोविजन प्रॉपर्ली कंप्लाई करा, उसके कंप्लायंस करने में कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए, नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर उस केस में आपको मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इट मींस इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूअर व्हिच इज कमिंग आउट विद एन एफयू, then that issuer is exempted from the requirement of minimum promoter contribution। कौन सी 3 कंडीशन? उसके इक्विटी शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years immediately preceding the reference date। The issuer redress at least 95% of the complaint received from the investor till the end of the quarter, which quarter? Immediately preceding the month of the reference date। And the last is the issuer must be in compliance of the provisions of SEBI LODR Regulation 2015, Listing Obligation Disclosure Requirement Regulation 2015 for a period of at least 3 years, for a period of minimum 3 years preceding the reference date, immediately preceding the reference date का मतलब सब जगह वही लेना पूरे टॉपिक में। तो इसका मतलब पहले जो था कि साहब आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं 3 साल से और 3 साल से डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो वो हट के उसकी जगह आपको ये आ गया, तीनों कंडीशन का फुलफिल हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूअर कमिंग आउट एफयू, देन इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो एक तो ये आपका ये केस आपका हो गया। और इस सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018 में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है,
आपको और कोई अमेंडमेंट नहीं है फॉर दिसंबर टू, मतलब 6 महीने का जो पीरियड मैंने बताया था 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021, इस पीरियड में यही अमेंडमेंट आई है इन द ICDR रेगुलेशन एंड विच इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। अच्छा, छोटी और भी कई सारे अमेंडमेंट्स हो, लेकिन वो हमारे से रिलेटेड नहीं है। कई बच्चे होते हैं हमने सुना और भी, लेकिन वो हमारे से रिलेटेड नहीं है। आप ICDR रेगुलेशन पढ़ते तो ICDR रेगुलेशन का हर चीज आपके सिलेबस का पार्ट थोड़ी है, उसके शेड्यूल्स हैं, ये है वो है, फॉर्मेट है, दुनिया भर की चीजें हैं, वो आपको वो सब थोड़ी पढ़ते हैं। तो उनमें भी कुछ चेंजेस आए तो वो आप उसका इम्पैक्ट आपके बुक पे या आपके लेक्चर पे नहीं आ रहा, तो वो चीज मैं कवर नहीं करता। मैं सिर्फ वो चीज कवर करता हूँ आपके बुक पे, जो बुक मैंने प्रोवाइड की है, जो लेक्चर्स मैंने उसमें जहाँ इम्पैक्ट है वो मैं डिस्कस करता हूँ, या कोई चीज नया ऐड हो गया, ठीक है, एंड जो आपसे रिलेटेड है, रेलेवेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू द amendments in the SEBI LODR regulation, listing obligation disclosure listing obligation disclosure requirement regulation 2015, जो कि लिस्टिंग एग्रीमेंट के नाम से भी चैप्टर आपका। इसमें भी छोटे छोटे कई सारे चेंजेस, छोटे छोटे कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। तो सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 LODR रेगुलेशन, लिस्टिंग एग्रीमेंट जिसके नाम चैप्टर भी है, एंड मतलब एंड इसमें इस टॉपिक में क्या क्या चेंजेस। नंबर 1, स्टार्टिंग में जब ये लॉ स्टार्ट होता है, जहां पे लीगल प्रोविजन, वहां पे स्टार्टिंग में एक रेगुलेशन 3 डिस्कस किया हुआ है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन, ये रेगुलेशन आपको किस किस केस में अप्लाई, उसमें आते हैं कि साहब कोई लिस्टेड एंटिटी है जिसने अपनी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी को लिस्ट कराया है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो उस लिस्टेड एंटिटी के ऊपर से भी LODR रेगुलेशन लगेगा। तो मैंने रेगुलेशन 3 को दोबारा से आपको लिख के दिया अमेंडमेंट के नोट्स में, कि उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं, जैसे चेंजेस मोरलेस सेम ही है, उन चेंजेस क्या बताया तो मैंने, लेकिन पूरा पैराग्राफ डाल दिया है एज, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। एंड देखिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ। रेगुलेशन 3 ऑफ SEBI LODR रेगुलेशन 2015 प्रोवाइड्स दैट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड These regulations shall apply to a listed entity। पहले to the listed entity था, to a हो गया, द की जगह a हो गया, कुछ माइनर से करेक्शंस भी हैं। Which has पहले था who has, who की जगह which, वैसे which is a better word, who normally individual के लिए होता है। Which has listed any of the following designated security and recognized stock exchange। पहला specified security listed on main board और SME exchange, और पहले था institutional trading platform, पहले ये था, और institutional trading platform। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंसेप्ट खत्म हो गया, उसकी जगह, इसलिए यहां पे उसका इंपैक्ट आ गया, ये खत्म हो, इसकी जगह हो गया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, उसकी जगह हो गया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो वही अकॉर्डिंगली यहां पे चेंज आ गया पॉइंट ए में। पॉइंट बी में पहले था नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, जो कई सारे था, अब खाली नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, उसमें सब आ जाएगा। तीसरा सेम है इंडियन डिपॉजिट सीट, चौथा भी सेम है सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, पांचवा सिक्योरिटी रिसीट्स, ये नया ऐड हो गया सिक्योरिटी रिसीट्स, ये भी अगर आपने लिस्टेड कराई है तो अभी आप ये लॉ आप लगेगा, SEBI LODR रेगुलेशन। बाकी यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड सेम है, एनी अदर सिक्योरिटी में स्पेसिफाइड वैसे भी सेम है। मतलब छोटा मोटा एक तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह इसमें इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म हो गया, और एक ये बीच में सिक्योरिटी रिसीट ऐड होगी, ये भी अगर आपने लिस्टिंग कराई है तो आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। अच्छा, इसके बाद एक पैराग्राफ मैंने और ऐड कर दिया है, पहले ये एक ही पैराग्राफ था, एक पैराग्राफ मैंने और ऐड कर दिया। वो क्या, देखिए इसमें लिखा मैंने, फर्स्ट पैरा शैल बी सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉलोइंग 2 पैरास। तो फर्स्ट पैरा की जगह फर्स्ट पैरा आ गया, उसमें छोटे मोटे चेंजेस मैंने आपको बता दिए, इसके लिए एक पैरा और ऐड है, उसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, SEBI LODR रेगुलेशंस के अंदर कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस है, कुछ कुछ जो ये बोलते हैं कि सर अगर आपकी कंपनी की मार्केट, या आप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आप पे ये वाला प्रोविजन लगेगा, सब सारी लिस्टेड एंटिटी में नहीं लगेगा। तो मान लिया एक कंपनी, एक लिस्टेड एंटिटी टॉप 1000 में जो भी मतलब क्राइटेरिया उसमें फॉल करती है, तो वो पर्टिकुलर प्रोविजन पे लगना शुरू हो गया। हो सकता है कि अगली साल वो टॉप 1000, क्योंकि वो हम जब निकालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्लोजिंग डेट के हिसाब से वो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में आ रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन मान लीजिए अगले साल नहीं आ रही। लेकिन एक बार अगर आप पे वो लॉ लग गया, वो प्रोविजन लग गया, बाद में भले आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप टॉप 1000 में नहीं आ रहे, मतलब उस क्राइटेरिया फिट नहीं है, फिर भी आप पे वो लॉ लगता रहेगा। मतलब अब उस प्रोविजन से आप ये नहीं इस साल एक साल लगा, तो पहले नॉर्मली हम भी ये पढ़ाते थे कि हर फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करना पड़ेगा। जैसे अभी अमेंडमेंट में एक पॉइंट आएगा, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट BRR,
रेगुलेशन 34। तो उसमें था कि साहब जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, हर साल चेक कीजिए कि पिछले साल जो क्लोज हो, जैसे मान ली 21-22 में आपको BRR के प्रोविजन कंप्लाई करने तो इसके लिए 20-21 आपको 21-22 में वो करना है कि नहीं करना। तो 20-21 में आप देखिए कि साहब 20-21 में आपका 31 मार्च 2021 को आपकी टॉप 1000 में आते हैं कि नहीं आते, अगर आते हैं तो 21-22 में कंप्लाई करना है। फिर 31 मार्च 2022 को देखिए, अगर नहीं आते तो 22-23 में नहीं कंप्लाई कर। पहले हम भी ऐसे पढ़ाते, लेकिन अब इन्होंने ये चीज ऐड कर दिया अमेंडमेंट से कि साहब एक बार आप अगर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप फॉल करते हैं और आप पे एक पर्टिकुलर प्रोविजन अप्लाई होता है, उसके बाद आप भले उस ब्रैकेट में फॉल नहीं भी करते तो एक बार प्रोविजन तो आप यू विल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय दैट प्रोविजन, एंड ये नहीं कि बाद में आप उसमें नहीं फॉल करते। तो ये मतलब एक बार आप कवर हो गए तो उसके बाद हर साल चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली एक बार कवर हो गए, आपको लॉ फॉलो करना शुरू कर दिया और प्रोविजन आगे हमेशा फॉलो करना। देखिए ये सेकंड पैराग्राफ क्या ऐड हुआ जिस जो मैंने भी एक्सप्लेन किया रेगुलेशन 3 में, इट मे बी नोटेड दैट दोज प्रोविजंस of these regulation, that is SEBI LODR regulation 215, which become applicable to listed entities on the basis of market capitalization criteria, मतलब वो प्रोविजन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई होते हैं, shall continue to apply to such entity even if they fall below such threshold, मतलब लिमिट्स के अगर बिलो भी आते हैं, उन टॉप 1000 में नहीं आते हैं, उसके बाद भी आपको कंटिन्यू टू अप्लाई। इसलिए आप हर साल चेक करनी होती है। एक बार आप कवर हो गए, एक बार आपको प्रोविजन फॉलो करना पड़ गया, उसका आपको हर साल चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको हर साल फिर उसको कंप्लाई करना है, चाहे उसमें आप फॉलो करें या नहीं, क्योंकि आप बाहर भी आ जाएंगे तब भी आपको फॉलो करना है एंड आप उससे आपको यू टू। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, अब इन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया, उसका इंपैक्ट मैंने बता दिया क्या है। दूसरा चेंज इस लॉ के अंदर सेबी LODR रेगुलेशन के अंदर देखिए, सेकेंड चेंज दैट इज द फाइनेंशियल रिजल्ट्स रेगुलेशन 33 आप जो पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि साहब क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं हर क्वार्टर के बाद एंड ऑल दैट, ठीक है। उसमें एक पॉइंट आपको आता है कि साहब जिस बोर्ड मीटिंग में अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एंड अप्रूव, तो उस बोर्ड मीटिंग की डेट भी आपको अखबारों में एडवर्टाइज करने के साथ इस डेट को हमारी बोर्ड मीटिंग होने जा रही है फॉर 200 एंड पर्पस, दो अखबारों में, इंग्लिश के और वर्नाकुलर लैंग्वेज अखबार में उसको एडवर्टाइज करना है। अब इस रिक्वायरमेंट को एडवर्टाइज करने वाली रिक्वायरमेंट को ओमिट कर दिया, हटा दिया है, ठीक है, हटा दिया है। अच्छा ध्यान रखना, दो बातें हैं, एक तो था कि जिस बोर्ड मीटिंग में उस फाइनेंशियल रिजल्ट्स को और क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स को आप डिस्कस अप्रूव करने जा रहे हैं, उस बोर्ड मीटिंग की डेट को एडवर्टाइज करना, और एक होता है जो फाइनेंशियल आपने अप्रूव कर दी उसको एडवर्टाइज करना, दो आते फर्क है। तो जो फाइनेंशियली जो अप्रूव हो जाएंगे उसको तो एडवर्टाइज करना, वो तो पहले भी था अभी भी है, खाली क्या चीज ओमिट कर दिया है, क्या चीज डिलीट कर दिया है कि जो बोर्ड मीटिंग की डेट हम नोटिफाई करते थे, अखबारों में एडवर्टाइज करते थे, इस बोर्ड डेट को बोर्ड मीटिंग होने जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग एंड अप्रूविंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर सो एंड सो क्वार्टर, वो अब एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। तो वो आपके इस टॉपिक में फाइनेंशियल रिजल्ट्स के टॉपिक में थर्ड पैराग्राफ में एक सेकंड सेंटेंस दे रखा है, तो मैंने लिख दिया है इन द थर्ड पैराग्राफ फॉलोइंग सेकंड सेंटेंस शैल बी ओमिटेड, वो मतलब सेंटेंस भी मैं लिख दिया है जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे। क्या फॉर द एडवर्टीजमेंट वन इन इंग्लिश अनदर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर शैल बी पब्लिश रिगार्डिंग द डेट ऑफ अफोरसेड बोर्ड मीटिंग, मतलब ऊपर चर्चा की गई साहब वो बोर्ड मीटिंग जिसमें फाइनेंशियली डिस्कस, तो इसको आप एडवर्टाइज करने की होती है, मतलब उस बोर्ड मीटिंग की डेट को एडवर्टाइज करने की होती है। लेकिन जो फाइनेंशियली अप्रूव होंगे उस फाइनेंशियल रिजल्ट को पहले भी एडवर्टाइज करते थे, अभी भी करेंगे, लेकिन पहले दो एडवर्टीजमेंट जाती थी, पहले बोर्ड मीटिंग की डेट, बोर्ड मीटिंग होने से पहले, और एक बोर्ड मीटिंग होने के बाद बोर्ड मीटिंग में क्या फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव हुआ, फाइनेंशियल रिजल्ट भी एडवर्टाइज। तो बाद वाला तो सेम एज इट इज है, लेकिन पहले बोर्ड मीटिंग से पहले जो बोर्ड मीटिंग की डेट को हम एडवर्टाइज करते थे द न्यूज़पेपर, स्टॉक एक्सचेंज को तो इन्फॉर्म करना ही है, वो तो रिक्वायरमेंट पहले भी आज भी है कि बोर्ड मीटिंग की डेट स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है, लेकिन अखबारों में बोर्ड मीटिंग की डेट को एडवर्टाइज करना दैट रिक्वायरमेंट हैज बीन डन अवे विथ, उसको ओमिट कर दिया गया, तो उसका इंपैक्ट आपका रेगुलेशन 33 में आ गया। नेक्स्ट दैट इज द बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। BRR रेगुलेशन 34, इसमें आप पढ़ते हैं रेगुलेशन 34 में कि जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, वो
जो प्रोविजन लिखा हुआ है एज इट इज में कुछ नहीं चेंज है। इसमें लास्ट में एक पैराग्राफ जहां टॉपिक खत्म हो रही है उसमें लास्ट में एक पैराग्राफ और ऐड कर दिया हमने। वो अमेंडमेंट्स है क्या कि सर जो बीआरआर बनाने की जो रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन 34 में वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 तक चलेगी बस। इसके बाद फ्रॉम यहां तक चलेगी 2022-23 से ये रिक्वायरमेंट हट जाएगी। इसकी जगह जो टॉप कंपनी वही है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल सब कुछ सेम है। 22-23 से उनको बीआर नहीं बनाना, उसकी जगह बनाना है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसका फॉर्मेट क्या होगा ये भी सेबी प्रिस्क्राइब करेगा। इट मीन्स जो आपके ऑलरेडी रेगुलेशन 34 में लिखा हुआ एडिटी रहेगा, उसी में लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड हो गया कि साहब जो ये रिक्वायरमेंट है बीआरआर बनाने की बाय टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी ऑल दैट वो 21-22 के बाद नहीं होगा, 21-22 से चलेगा। 22-23 से उसकी जगह वही टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी क्या बनाएंगे बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। नाम चेंज हो गया, उसका फॉर्मेट क्या होगा वो सेबी प्रिस्क्राइब करेगा। एंड ये इसका तक कंसेप्ट चेंज हो गया। 21-22 तक तो जो चल रहा वही चलेगा, 22-23 से नया कंसेप्ट। लेकिन कौन सी कंपनी के लिए वो कंसेप्ट सेम, वही टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो लास्ट में जो पैराग्राफ इस टॉपिक में ऐड हुआ मैं एक बार रीड आउट कर, मैं समझा दिया है, मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। इट में फर्दर बी नोटेड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट shall be discontinued after the financial year 21-22 2021-22 उसका डिसकंटिन्यू हो जाएगा एंड देयर आफ्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल 22-23 22-23 से क्या होगा द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है वही, ठीक है सर सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। कौन से फॉर्मेट जो सेबी प्रिस्क्राइब करेगा उसमें आप बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे। एंड इसका जो कंपनीज ये लग रहा था वही कंपनीज हैं, खाली फर्क क्या है पहले ये रिपोर्ट बनती थी अब रिपोर्ट डिफरेंट होगी, उसका फॉर्मेट से भी प्रिस्क्राइब करो फ्रॉम 20 फाइनेंशियल 2022-2023। नेक्स्ट जो चेंज है इस लॉ में सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में देखिए एक क्या है, एक आप टॉपिक पढ़ते सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रेगुलेशन 40 है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटी उसमें पढ़ते हैं ना कि जब भी कंपनी के पास कोई रिक्वेस्ट आती है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, स्प्लिटिंग, ठीक है एक्सचेंज, तो कंपनी के पास जब भी रिक्वेस्ट आई कंपनी उसके रिक्वेस्ट आने से 1 महीने के अंदर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वापस भेज देना है शेयर सर्टिफिकेट। और ये बात कंपनी ने ऐसा किया है उसकी हाफ ईयरली बेसिस पर ऑडिट होगी साल में 2 बार विद इन 1 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ ईच हाफ ईयर, ये पढ़ते थे आप, ठीक है। अब इसके अंदर चेंज क्या आ गया है इस रेगुलेशन 40 के अंदर, एक तो होता है जब भी कंपनी का रिक्वेस्ट आती थी तो कंपनी रिक्वेस्ट जिसे रिसीव हुई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, उससे 1 महीने के अंदर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट डिस्पैच करना है। अब चेंज यह है कि सब 1 मंथ की जगह 30 डेज हो गया, सिमिलर है बट फिर भी फर्क है टेक्निकली, इसकी जगह 30 डेज हो गया। और जो मेन चीज है, जो छोटा सा चेंज है, जो मेन चीज है, पहले साल में 2 बार ऑडिट होती थी इस बात की कि कंपनी ऐसा कर रही है, और वो ऑडिट कंपनी प्रैक्टिसिंग सीए से कराती थी साल में विद इन 1 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ये ऑडिट साल में एक ही बार होगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब नाउ दिस ऑडिट विल टेक्स ओनली वंस, जब भी फाइनेंशियल खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर ये ऑडिट करानी है बाय प्रैक्टिसिंग सीएस की। कंपनी ने ऐसा किया है कि जब भी कंपनी के पास कोई रिक्वेस्ट आई फॉर रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर शेयर सब डिवीजन, क्या कंपनी ने उस प्रोसेस को रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके क्या सिक्योरिटी वापस भेजा विद इन 30 डेज और नॉट, इसकी ऑडिट होगी। एंड किससे कंपनी ऑडिट करेगी, प्रैक्टिसिंग सीएस से। एंड ऑडिट कराने के उसका सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजेगी। मतलब सब कुछ सेम है, खाली फर्क क्या आ गया, पहले विद इन 1 मंथ जो था कि आप वो कंपनी को रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वापस भेजने, उसकी जगह 30 डेज हो गया। ऑलमोस्ट सेम है बट फर्क है टेक्निकली। और मेन चेंज ये है पहले साल में 2 बार ऑडिट होती थी फ्रॉम विद इन 1 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द हाफ ईयर, जिसका तब अप्रैल टू सितंबर पीरियड की ऑडिट अलग होती थी अक्टूबर के महीने में।
फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक की ऑडिट अलग होती थी अप्रैल के महीने में। अब ऐसा नहीं है, पूरे फाइनेंशियल एक बार ऑडिट होगी, कितने दिन में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने पूरा का पूरा टॉपिक लिख दिया है आपके नोट्स, अमेंडमेंट के नोट्स में, लेकिन उसके अंदर चेंज सिर्फ यही है एंड बाकी सारा सब कुछ सेम है। तो मैंने चेंज वाला जो पोर्शन उसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, जैसे आपको पता लगे ये चेंज है, बाकी इंटायर टॉपिक इज सेम। देखिए इंटायर टॉपिक इज सेम। इसके बाद अब साल में पहले 2 बार ही ऑडिट होती थी बाय प्रैक्टिसिंग सीएस, 2 बार इसको चेक कर, लेकिन अब साल में एक ही होगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 खत्म हुआ, 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ, उसके 30 दिन के अंदर, मतलब 30 अप्रैल तक। ऐसे फाइनेंशियल 21-22 खत्म होगा तो 31 मार्च 2022 से 30 दिन का, मतलब 30 अप्रैल 2022 तक आपको साल में एक ही बार ऑडिट होगी कि सब कंपनी ने ऐसा किया है कि नहीं किया। इस चीज को चेक कराना है बाय प्रैक्टिसिंग सीएस। चेक करने का तो अपना एक सर्टिफिकेट देगा एंड उसकी कॉपी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड करेगी। तो सब कुछ सेम है। द ओनली थिंग इज दैट एक तो 1 मंथ की जगह 30 डेज हो गया है, और दूसरा साल में जो 2 बार ऑडिट है उसकी जगह एक ही बार होगी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो दीज आर द वेरियस चेंजेस इन दिस लॉ, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में और कोई चेंजेस नहीं है, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। देखिए आपका एक चेंज, एक छोटा अमेंडमेंट है, एंड वो अमेंडमेंट आपका क्या है, देखिए एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये जो टॉपिक है मैं बता दूं कहां पे है। CMSL जो ओल्ड सिलेबस का पेपर है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ, वो वहां पे चैप्टर नंबर 12 है आपका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। उसके अंदर, उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और जो कॉर्पोरेट फंडिंग का जो पेपर है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, जो न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम का पेपर है, चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर, एंड जिसका नाम है इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग। इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग। इसका मतलब चेंज इस टॉपिक में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये टॉपिक CMSL ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कहां पे, चैप्टर 12 में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में, चैप्टर का नाम है। अच्छा, ये टॉपिक कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम में कहां, किस चैप्टर में टॉपिक, चैप्टर 4 में, जिसका नाम है इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग। तो मैं लोकेट भी करा दे कहां पे है, ठीक है, लोकेट भी मैंने करा दे कहां पे। देखिए यहां पे क्या चेंज है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इस टॉपिक के अंदर। शुरू में इसमें डेफिनेशन दे रखी हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टॉपिक के अंदर। उसमें लास्ट डेफिनेशन दे रखी है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की। वो डेफिनेशन चेंज हो गई है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। वो डेफिनेशन चेंज हो गई। चेंज क्या हो गई है, मतलब पहले वाली पूरी हटा देना, उसकी जगह नया क्या हो गया है, न्यू डेफिनेशन क्या हो गई। सिंपली पहले तो लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी कि साहब उसमें पहला पार्ट खाली रह गया, बाकी सब हटा दिया। नेट रिजल्ट मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिख दी है। वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग मीन्स अ डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है एट द टाइम, जिस समय वो इन्वेस्ट कर रही है कहीं पे, उस समय वो आपको लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, पहले जो डेफिनेशन थी उसमें भी ये चीज थी, बट उसके अलावा और भी चीजें थी, और भी यदि ये है वो है, ऐसा होना चाहिए, इन चीजों में नहीं होनी चाहिए ना, वो सब हटा दिया। तो अब सिंपल सी डेफिनेशन होगी, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग मीन्स अ डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी which is not listed on a recognized stock exchange when it is not listed at the time of making investment। तो ये चीज पहले भी थी डेफिनेशन का पार्ट, लेकिन पहले उसमें पहले डेफिनेशन जो थी उसमें और भी बहुत सारी चीज दे रखी थी, अब वो सब चीज हटा दी, इतनी सी डेफिनेशन है। तो नाउ दिस इज न्यू डेफिनेशन, मैंने नई डेफिनेशन आपको नोट्स में, अमेंडमेंट के नोट्स में दे दी है। नंबर 2,
डेफिनेशन के अंदर एक नई डेफिनेशन ऐड हो गई स्टार्टअप की, ये पहले नहीं था, ये आपको स्टार्टअप की डेफिनेशन नहीं ऐड हो गई। तो भले वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की पहले वाली डेफिनेशन रिप्लेस करके नई डेफिनेशन आ गई, और उसके लास्ट में वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग डेफिनेशन लास्ट ही थी, उसका एक स्टार्टअप की डेफिनेशन हमने और ऐड कर दी, पहले ये नहीं था, ये न्यू डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? इसे स्टार्टअप मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट कैन मीन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी LLP विच फुलफिल्स द क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप। अब वो क्राइटेरिया किसने स्पेसिफाइड किया? एज स्पेसिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस डिपार्टमेंट ने जो आपको स्पेसिफाई किया क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड ए स्टार्टअप। तो कोई अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करती है विच इज अ क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय दिस डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री टू बी कॉल्ड ए स्टार्टअप, देन दैट पर्टिकुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP विल बी कॉल्ड ए स्टार्टअप। वो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP जो भी है, जो स्टार्टअप क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय सो एंड सो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अगर सेटिस्फाई करती है, देन दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP विल बी कॉल्ड ए स्टार्टअप, क्योंकि इसका यूज आगे होगा। एंड ये डेफिनेशन स्टार्टअप की, ये नई डेफिनेशन ऐड हो गई। नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर और क्या चेंज है देखिए। एक आप टॉपिक पढ़ते हैं इसके अंदर, मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर एक आपका टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट कंडीशंस फॉर ऑल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जितने भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हैं, वो जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय देम, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं। उसमें कंडीशंस आप पढ़ते हैं ABCDEF, 6 कंडीशन आपके नोट्स में दे रखी है। उसमें जो CDE जो 3 कंडीशन है उसमें चेंजेस हैं। CDE तो मैंने तीनों कंडीशन नई रिप्रोड्यूस कर दी, पुराना हटा के अब नया पढ़िएगा। मैं पढ़ देता हूँ C, और थोड़े थोड़े चेंजेस है, मतलब बहुत, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगी साहब, तो मैंने पूरी की पूरी तीनों कंडीशन दोबारा लिख दिया अमेंडमेंट नोट्स में। एंड नई वाली जो कंडीशंस है तो पुरानी हटा के आप नहीं पढ़िएगा। देख क्या लिखा हुआ है। C, कैटेगरी 1 and 2 ऑफ AIF shall invest not more than 25% of the investable funds in a investee company directly or through the investment in the units of other AIF। देखा जाए ये कंडीशन जो C में है पहले भी मोरलेस सेम थी। यहां तक देखो, कैटेगरी 1 and 2 ऑफ AIF shall invest not more than 25% of the investable funds in an investee company, यहां तक तो ऑलमोस्ट ये सेम ही था। अब इसमें ऐड क्या हो गया? डायरेक्टली और थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ अदर, मतलब क्या, डायरेक्टली भी नहीं कर सकते आप 25% ज्यादा एक इन्वेस्टिंग कंपनी में, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने कई सारे AIF में इन्वेस्ट किया, वो AIF जाके एक इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपको 25, मतलब इनडायरेक्ट रूट भी बंद कर दिया। पहले इनडायरेक्ट वाली बात नहीं लिखी हुई थी, अब वो इनडायरेक्ट वाली बात कि आप डायरेक्टली भी नहीं कर सकते और आप कई सारे AIF के यूनिट्स में इन्वेस्ट करें, वो AIF एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट करें, उस रूट से भी आप मैक्सिमम 25% ही कर सकते हैं, इससे जाने। पहले ये बात नहीं लिखी हुई थी, इसलिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होने लगी हो इंडस्ट्री में, तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए अमेंड किया गया। ऐसे D कंडीशन, उसमें भी सेम सिमिलर टाइप ऑफ चेंज है। कैटेगरी 3 ऑफ AIF shall invest not more than 10% of the investable funds in an AIF in an investing company, ये पहले भी सेम था। अब इसमें डायरेक्टली और थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ अदर AIF, सेम, मतलब पहले सिर्फ डायरेक्टली वो प्रोहिबिट किया हुआ था, इनडायरेक्टली के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था। अब इन्होंने इनडायरेक्टली ना, डायरेक्टली जो कैटेगरी 3 AIF है वो एक इन्वेस्टिंग कंपनी में अपने इन्वेस्टेबल फंड का मैक्सिमम 10% इन्वेस्ट कर सकती है डायरेक्टली भी, और आप डिफरेंट AIF के यूनिट्स में इन्वेस्ट करें, वो सब आपको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो भी 10% ज्यादा नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट रूट को भी ब्लॉक कर दिया। जो E कंडीशन है, पहले था ना कि साहब कभी भी कोई AIF अपनी किसी एसोसिएट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वैल्यू के हिसाब से 75% इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू वैल्यू, उनके अप्रूवल चाहिए, उसके बिना अप्रूवल के आपने एसोसिएट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब इन्होंने सेम कंडीशन थोड़ा उसमें एक चीज और क्या चेंज कर दिया, देखिए क्या लिखा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड shall not invest except with the approval of 75% of investor by value of the investment in the AIF in associates। लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई करते, वही मतलब आप एसोसिएट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं कर सकते, लेकिन करना है तो एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द 75% ऑफ द इन्वेस्टर्स बाय वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तब उनके अप्रूवल से कर सकते हैं। कहाँ पे? एसोसिएट्स में। तो ये तो सेम पहले भी था। और
in the units of AIF which is managed or sponsored by its manager, sponsor or associates of its manager. मान लिया कोई AIF है, इसको मैनेज या इसका स्पॉन्सर, मान लिया एक AIF है AIF1, एक AIF AIF2, तो ये AIF1 जो है ये AIF2 में अगर इन्वेस्ट करना चाहती है और AIF2 को मैनेज करने वाला भी आप ही का मैनेजर है, स्पॉन्सर है, या आपके मैनेजर स्पॉन्सर का कोई एसोसिएट है वो जो इसको मैनेज कर रहा है, तो उस AIF2 में अगर आप इन्वेस्ट करें उस केस में भी आप नहीं कर सकते। इसका तो पहले क्या था, आपने एसोसिएट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ 75% इन्वेस्टर बाय वैल्यू। अब अपने एसोसिएट में भी नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल, तो पहले वाला ही सेम है। और ऐसी अदर AIF में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते उनके यूनिट्स में जिसको मैनेज आपका मैनेजर कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, या आपका मैनेजर स्पॉन्सर का एसोसिएट कर रहा है। आपको ऐसी AIF में की यूनिट्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, अपने इन्वेस्टर 75% वैल्यू के हिसाब से उनके अप्रूवल चाहिए। बिना अप्रूवल के आप ऐसी AIF के यूनिट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो मैनेज बाय योर मैनेजर स्पॉन्सर और विच इज मैनेज बाय द एसोसिएट ऑफ योर मैनेजर स्पॉन्सर। आपके मैनेजर स्पॉन्सर को एसोसिएट वो इसको मैनेज स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस केस में इसके यूनिट में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टर्स की अप्रूवल चाहिए 75% अकॉर्डिंग टू वैल्यू। नाउ नेक्स्ट चेंज आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड्स। इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड, इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ था फर्स्ट पॉइंट था, इसमें कई पॉइंट, पहला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था द एंजल फंड्स एंड इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की जगह हो गया स्टार्टअप, और स्टार्टअप की डेफिनेशन अभी ऊपर ऐड हो गई है आपको जो मैंने बताई थी। तो अब हो गया एंजल फंड शैल इन्वेस्ट इन स्टार्टअप, पहले था एंजल फंड शैल इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। कैसी वेंचर, विच, तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की जगह क्या हुआ, स्टार्टअप। तो एंजल फंड शैल इन्वेस्ट इन स्टार्टअप विच, अच्छा उसका 4 कंडीशन थी ABCD, तो A और B तो अबॉलिश हो गई, वो दोनों कंडीशन हट गई, अब रह गई खाली C और D। तो जब 2 ही कंडीशन रह गई, A और B, तो कंडीशन जो पहले थी वो अबॉलिश हो गई, तो रह गई C और D, तो C क्या बन गई A और D क्या बन गया B। तो अब पूरा पॉइंट 1 जो पहले था कि एंजल फंड शैल इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग विच सेटिस्फाई द 4 कंडीशन, पहले ये था एंजल फंड शैल इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग विच सेटिस्फाई द 4 कंडीशन ABCD। अब क्या हो गया, एंजल फंड शैल इन्वेस्ट इन स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की जगह स्टार्टअप विच, ठीक है, सेटिस्फाई द 2 कंडीशन। कौन सी 2, A और B तो अबॉलिश हो गई और C और D एज इट इज में कोई चेंज नहीं है, तो C हैज बिकम A एंड D हैज बिकम B। ये तो मैंने पूरा फर्स्ट पॉइंट आपके नोट्स में रिप्रोड्यूस कर दिया है जैसे कंफ्यूजन, लेकिन चेंज क्या है मैंने बता दिया, ये पूरा चेंज आपको ये आया है एंड मैंने पूरा फर्स्ट पॉइंट रिप्रोड्यूस कर दिया। बाकी सेकंड थर्ड पॉइंट जो इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड इस टॉपिक के अंदर वो सब कुछ सेम है। फर्स्ट पॉइंट में क्या चेंज आया वो मैंने बता दिया, एक तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग स्टार्टअप, पहले सेटिस्फाइंग द 4 कंडीशन, उसकी सेटिस्फाइंग 2 कंडीशन, पहले 2 कंडीशन अबॉलिश हो गई एंड लास्ट की 2 कंडीशन रह गई जो A और B बन गई एंड ये चेंज है। तो इसके साथ आपके जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टॉपिक के अंदर जो भी चेंजेस थे वो मैंने सब बता दिए। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में और कोई चेंजेस नहीं जो मतलब आपसे रिलेटेड है या आपसे लिए रिलेवेंट है। और इसके साथ आपका जो कॉर्पोरेट फंडिंग, इसके साथ आपका जो कॉर्पोरेट फंडिंग का जो पेपर है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेज, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस का पेपर है इन द मॉड्यूल 3, ठीक है, उसमें जो भी चेंजेस थे मैंने सारे अमेंडमेंट्स आपको मैंने बता दिए, ठीक है। हाँ, CMSL में अभी और भी चेंजेस हैं, वो अभी आगे चलेंगे, ठीक है, लेकिन CMSL ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव उसमें और भी चेंज आगे चलेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट फंडिंग का जो पेपर है न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम मॉड्यूल 3 उसमें सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए। सो दैट इज ऑल फॉर द अमेंडमेंट्स फॉर December 2021 एग्जाम एंड दैट इज ऑल। थैंक यू।